एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इस टॉपिक के रिलेटेड फिनोमिनाज पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, दैट इज इवेपोरेशन। आप लोग अपनी डेली लाइफ में हर समय इवेपोरेशन देखते हैं। कैसे? आपके घर में पोछा लगता है, थोड़ी देर फर्श गीला होता है, बाद में सूख जाता है। कपड़े आप लोगों ने धो करके छत पे सूखने के लिए डाले, थोड़ी देर में सूख जाते हैं। समय कम ज्यादा हो सकता है, कब ज्यादा गीला है वो कुछ भी, बट सूख जाते हैं। यानी कि जो गीला था पानी था वो कहाँ चला गया? वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेट हो गया। अब इसी फिनोमिना को देखेंगे कि ये अपने आप कैसे हो रहा है, कैसे ये एनर्जी गेन कर रहा है, क्या कर रहा है। और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस जानेंगे हम लोग। बॉइलिंग करते हैं तब भी तो स्टीम बनती है ना, लेकिन जब हम अपने पास कोई पतीला गर्म कर रहे हैं तो उससे उसके आसपास तो गर्मी हो जाती है। लेकिन जहां इवेपोरेशन हो रहा हो, जैसे अभी मुझे पसीना आ रहा है और ये पसीना इवेपोरेट हो रहा है तो मुझे ठंडक फील हो रही है। तो ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं फिनोमिना बता देती हूं आप लोगों को, इवेपोरेशन होता कैसे है। चलो, मान लो मेरे पास एक ये बर्तन है और इसमें क्या है, यहां तक पानी भरा हुआ है। अब तक आप लोग जान चुके हैं कि ये किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना। और क्योंकि लिक्विड है तो इसके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर दूर हैं। कुछ यहां बल्क में है, कुछ यहां सरफेस पे। मैं काफी दूर बना रही हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए, इतने भी दूर नहीं होते पार्टिकल्स। अब देखो, थर्ड कैरेक्टर क्या था? पार्टिकल्स हैव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो रहा है? अब इस पार्टिकल को चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चारों तरफ से ये कहीं जा सकता है नहीं, चारों तरफ से पकड़ के ये बंधा हुआ है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर मैं इसको मिटा देती हूं, इसकी बात करूं तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक साइड से है। और मैं आप लोगों को यह भी बता चुकी हूं कि पार्टिकल्स का कैरेक्टर होता है फ्री स्टेट में जाने का। जैसे ही मौका मिलेगा ये बंधन वंधन तोड़ के उड़ जाएंगे। अब इसके पास तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसको तो चारों तरफ से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ये कितनी भी एनर्जी जुटाने की कोशिश करे, जब तक इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होगी ये नहीं जा सकता। इसके पास मौका है फरार होने का, ये भाग सकता है यहां से। कैसे भागेगा? देखो, इसको कम फोर्स ने पकड़ा हुआ है और किसी तरह से ये थोड़ी सी एनर्जी अपने आसपास से ले ले, अपने पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए तो क्या करेगा? यहां जा सकता है, एयर में फ्री हो सकता है। तो क्या करेगा ये? इसके लिए अपनी सराउंडिंग एनर्जी तो अपनी सराउंडिंग से ही लेगा, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और उड़ जाएगा। अब सराउंडिंग में से एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई कि ज्यादा हो गई? सराउंडिंग से तो ले ली ना। अब मान लो मेरे पास 10 टॉफी हैं और आपको टॉफी बड़ी पसंद है, आपने मेरे पास से 2 टॉफी उड़ाई और भाग गए। मेरे पास टॉफी कम बचेंगी? यस, 10 थी, कितनी बची? 8 बची। तो मेरे पास एनर्जी कम होगी, सराउंडिंग के पास एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, ठंडक होगी। इसीलिए जब भी ये पसीना इवेपोरेट होता है तो हमें क्या लगती है? ठंडक फीलिंग होती है, हल्की सी ठंड की फीलिंग होती है। और यही कारण है, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो में डिस्कस कर भी चुकी हूं कि कूलर से हमें ठंडी हवा क्यों लगती है, हम छत पे पानी क्यों छिड़कते हैं गर्मियों में। छत पे पानी छिड़का, पानी इवेपोरेट हुआ, एनर्जी कहां से ली? छत से ली। छत से एनर्जी ली तो एनर्जी छत के पास क्या हुई? कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो ठंडक महसूस होगी। यही काम कूलर के साथ होता है। कूलर के पास अगर हमारे पास हम क्या लगा के चलते हैं, उसके अंदर पानी है और बड़े बड़े उसमें पैनल्स होते हैं, घास भरी हुई होती है, उस पे पानी गिरता रहता है। पानी गिरेगा तो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा कहां से? यही कूलर के अंदर से एनर्जी लेके इवेपोरेट हो रहा है, तो वहां की हवा क्या हो गई? ठंडी हो गई। हमें हवा क्या लगती है? ठंडी लगती। ये फिनोमिना, जहां पे भी किसी लिक्विड की बात आए और ठंडक की बात आए तो जान लो कि इवेपोरेशन हो रहा है और कोई कारण नहीं है। इवेपोरेशन हुआ कैसे, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अभी इवेपोरेशन के साथ साथ, हाँ, यहीं पे मैं बॉइलिंग की भी बात बता देती हूँ। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना। देखो कौन सा पार्टिकल जा रहा था? जो सरफेस पे था। बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिना है। पूरे के पूरे एक लिक्विड को हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहां जाएगा? बॉइलिंग तक जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब इसको समझेंगे। अभी खाली इतना जान लीजिए कि बॉयल होता है बाहर से हीट सप्लाई करने पे। अब दूसरी बात, बॉइलिंग में हम बाहर से हीट दे रहे हैं,
तो क्या होगा, हीट आपस में सराउंडिंग में भी रेडिएट होगी ना, रेडिएट होगी तो उससे कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आता। जबकि इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल बाहर जा रहा है, तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ठंडक हो रही है। दोनों एक बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा ये, कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड बॉइलिंग डू नॉट कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक, बट बॉइलिंग हर मैटर का अपना एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो उसी टेम्परेचर पे जाके बॉइल होगा, उससे नीचे वो बॉइल नहीं होगा। ये खासियत है इनकी। अब मैं फैक्टर्स के बारे में बात कर लेती हूं कि क्या क्या चीजें होंगी तो इवेपोरेशन तेज हो जाएगा या इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमने सरफेस एरिया बात ही कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है। सरफेस एरिया, एक कटोरी में पानी रखो उतना ही, और एक प्लेट में पानी रखो उतना ही, कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा, प्लेट वाला, क्योंकि प्लेट पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं पानी के। एक चद्दर धो, उसको ऐसे का ऐसा तार पे डाल दो, और उस चद्दर को ऐसे फैला के तार पे डाल दो, कौन सी जल्दी सूखेगी, फैली हुई, क्योंकि सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जितने ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। दूसरा, टेम्परेचर, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन, क्योंकि एनर्जी बहुत सारी अवेलेबल है, कोई इसमें एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक होता है विंड स्पीड, जितनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन। बहुत तेज हवा चल रही है, कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, क्यों, देखते हैं जरा। ये देखो, ये मान लो ये कोई लिक्विड है और यहां से पानी इवेपोरेट हो के मॉलिक्यूल्स यहां इकट्ठे हो गए। एयर की भी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, एक लिमिट के बाद उसके अंदर और वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाएंगे, और इधर से आ जाए हवा बहती हुई और इसको कर दे खाली, ले जाए अपने साथ, तो जगह फिर हो गई, फिर जगह हो गई, तो फिर और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा इवेपोरेशन। चौथा, इन सब से उल्टा, ये देखो, ये सारे के सारे बढ़ते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ता है। इफेक्ट कैसे बताओगे, सरफेस, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस इवेपोरेशन। बट एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। आप देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। आपके पास एक खाली ग्लास है, उसमें दूध डालना है, और आपके पास आधा ग्लास ऑलरेडी दूध है, उसमें दूध डालना है। आप किस में ज्यादा दूध डाल पाओगे, वेरी ऑब्वियस, जो खाली ग्लास है उसमें पूरा 1 गिलास दूध भर जाएगा, और जो पहले से ही आधा ग्लास भरा हुआ है उसमें तो अब हम और कितना ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आधा ग्लास। तो यानी कि अगर एयर में वाटर ऑलरेडी ज्यादा है तो उसमें और वाटर मॉलिक्यूल्स जाना मुश्किल हो जाएगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी है एयर में उतना कम इवेपोरेशन होगा। इसीलिए बारिश के दिनों में कूलर इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी इतना ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, इवेपोरेशन हो नहीं रहा, बल्कि वो और अनकंफर्टेबल फीलिंग करा देता है। उससे जितना थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होगा उसके आसपास और ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और हमारा पसीना जो है वो सूखना बंद हो जाएगा, हमारे पसीने का इवेपोरेशन नहीं होगा। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ये एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इस पे रिलेटेड फिनोमिना पे से क्वेश्चन जरूर आएगा। व्हाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ्स ऑन समर डेज? कूलर, व्हाई डेजर्ट कूलर इज इफेक्टिव? मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है? हमें कपड़े जो कॉटन के पहनते हैं गर्मियों में, उसमें ठंडक क्यों महसूस होती है, सिंथेटिक में नहीं होती? ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, आप लोग उसको देख लेंगे, और अदरवाइज आप अभी इसको अपने आप भी समझा पाएंगे। कारण और कुछ है ही नहीं, इवेपोरेशन। तब तक आप इस टॉपिक को भी तैयार कीजिए, मैं अगला टॉपिक, अगला चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।